This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। एनजीटी का फैसला, दिल्ली की सड़कों पर पार्किंग बंद हो, उल्लंघन पर 1000 रुपए का जुर्माना। सड़कों पर लगते जाम और प्रदूषण को सख्त फैसले की वजह बताया। सिलीगुड़ी के बाजार का जायजा लेंगे, देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है हॉट और देखेंगे क्या है गुड़गांव में एम्बियंस लगून के बिल्डर और खरीदारों में लड़ाई की वजह। दिल्ली वासियों को अब अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। अब से इधर उधर गाड़ी खड़ी करने से बचें, नहीं तो जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने आदेश दिया है कि मेटल रोड यानी तारकोल की बनी सड़कों पर अगर आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो 1000 रुपए का चालान भरना होगा। हाल ही में दिल्ली में पार्किंग की दरें भी बढ़ी हैं और इसके बाद अब ये आदेश। आखिर क्या कह रहे हैं दिल्ली वाले? परिमल कुमार की रिपोर्ट। लाजपत नगर मार्केट में नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ी का चालान काटती ट्रैफिक पुलिस। अब तक 600 रुपए ही वसूले जा रहे थे, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के नए आदेश के बाद से ये रकम 1000 की हो गई है। ये रॉन्ग पार्किंग का गाड़ी पार्किंग से बाहर खड़ी है, इसलिए काटा जा रहा है। राजधानी में गाड़ियों से बढ़ते प्रदूषण पर एनजीटी सख्त है और उसके नए फरमान के मुताबिक मेटल रोड यानी तारकोल की सड़कों पर गाड़ी खड़ी करने पर चालान भरना होगा। दरअसल एनजीटी का मानना है कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियों की वजह से रफ्तार बहुत मध्यम हो जाती है और जाम और धुएं की नौबत आती है। एनजीटी ने ये देखते हुए कि पोल्यूशन लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, जो सीपीसीबी की रिपोर्ट है, उन्होंने सबसे पहले तो डीकंजेस्ट करने के लिए कहा है रोड्स को, ताकि जिस वजह से होता है जो पार्किंग हो जाती है मेन रोड्स पे और जिस वजह से कंजेशन हो जाता है पार्किंग में, जैसे मार्केट एरिया लाजपत नगर और सरोजनी नगर में, तो उन्होंने कहा है कि कोई भी पार्किंग मेटल रोड्स पे नहीं अलाउ होगी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने लाजपत नगर और करोल बाग में भी पार्किंग की समस्या पर डीडीए, एमसीडी और दिल्ली सरकार को 25 फरवरी तक आपस में बात करके रास्ता निकालने को कहा है। इस नए फरमान के बाद से लोगों की मुश्किलें तो बढ़ ही गई है, लेकिन जवाब भी हाजिर है और दलील भी। हम तो खाली 5 मिनट के लिए आए हैं वकील के यहाँ, हमारे बॉस ने भेजा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो पता करना है बस। बाकी तो मैं तो इसलिए मैं बेल्ट लगा के बैठा हूँ, अगर कोई ऐसा है तो मैं, कोई ट्रैफिक जाम होता है कुछ होता है मैं हटा। अभी तो 5-7 मिनट हुए हैं। 5-7 मिनट हुए हैं। सर आने वाला जा रहा हूँ। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ और सवाल पूरी दिल्ली की सेहत का है, लिहाजा समझौता नहीं। तो क्या है दिल्ली में पार्किंग का हाल और क्या इसका कोई इलाज भी है? इस सारे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनुमिता रॉय चौधरी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रिसर्च एंड एडवोकेसी की सीएससी में, और साथ में हैं राजीव काकड़िया, जो कि मेंबर हैं आरडब्ल्यूए ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के। आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत आपसे करते हैं अनुमिता। लंबे समय से आप लोग भी इन मुद्दों को उठाते आए हैं, अब एनजीटी ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। क्या आपको लगता है कि सिर्फ जब ट्राइब्यूनल्स या कोर्ट के ही आदेश आते हैं तभी सरकार पर प्रेशर बनता है? जो पार्किंग का सवाल है, हम हमेशा देखते हैं कि जब कोर्ट से कोई आदेश आता है तभी दबाव बनता है। पर ये जो ऑर्डर है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें 2 मुद्दे हैं। एक है प्रिंसिपल का सवाल कि एनजीटी के तरफ से ये रिकग्नाइज की गई है कि जो अनलिमिटेड पार्किंग है उसको हमें बंद करना होगा, और जो जब यातायात का जो वो है जगह है
उसको वहाँ पे जो बैरियर्स हैं उसको हटाना होगा। पर जो डिटेल की बात है कि किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसकी इन्फोर्समेंट होगी, वहाँ पे काफ़ी सवाल हैं। क्योंकि सिर्फ यही कहना कि टार रोड में पार्किंग बंद करना है, ये काफ़ी नहीं है। हमें पार्किंग पॉलिसी के ज़रिए ये भी बताना होगा कि शहर में कहाँ पर लीगल पार्किंग है, जो इलीगल पार्किंग है वहाँ पे कितनी सख्ती के साथ आप उसको बंद करेंगे, और जो सुविधाएं जो आप बना रहे हैं वहाँ पर भी कैसे इन्फोर्समेंट होगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा, हम अगर गाड़ी को कहीं पर भी खड़ा कर रहे हैं, वो सड़क हो या कहीं भी हो, तो उसके लिए उसका उचित दाम हमें देना होगा। अब ये जो एक आदेश आया है जहाँ कहा जा रहा है कि आप बिटुमिन ट्रैक या जो टार रोड पर आप गाड़ी को खड़ा मत करें, अब ये सवाल उठाया जा रहा है तो फिर हम ये कहाँ ले जाएं? तो क्या हम इसको फुटपाथ पर अगर उठा दें तो क्या हम इससे बच सकते हैं? पर वो भी बहुत ही गलत मानना होगा, क्योंकि आज इस देश में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के ज़रिए फुटपाथ पर पार्किंग करना इलीगल है, हमें उसको भी इन्फोर्स करना होगा। तो बात यह है कि आज जो सवाल एनजीटी के तरफ से उठाया जा रहा है कि जो पार्किंग है, अनलिमिटेड पार्किंग है, उसको हम इस तरीके से बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, उसको लिमिट करना है। पर उसको किस तरीके से हम इन्फोर्स करें, उसकी डिटेलिंग क्या होगा, वहाँ पर सरकार को बहुत अच्छी तरह वहाँ पे उनको वो बनाना होगा, वो जो स्ट्रैटेजी है उसको पक्का करना होगा। तो बस एक आदेश आ जाना और पेनल्टी लगा देना ही एक जवाब नहीं है। लेकिन राजीव जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप ऐसी कॉलोनी में रहते हैं जहाँ पर बाज़ार में आने वालों का बहुत असर पड़ता है उस इलाके में, और लोग आकर के बेतरतीबी से गाड़ियाँ पार्क करते हैं, क्या सड़क पे पार्किंग जो है वो आप गलत मानते हैं, या आप भी मानते हैं कि किया जा सकता है लेकिन उसका कोई तरीका होना चाहिए? देखिए, इसमें तरीके से पहले मैं चाहूँगा कि काफ़ी साल पहले अगर आप चले जाएं, 10-15 साल पहले, हमारी जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, उन्होंने पॉपुलिज्म में आके हमारी आदतें बिगाड़ दी। उन लोगों ने जो कंप्लीट जो हमारी जगह थी, जो लेड डाउन रूल ऑफ लॉ था, इट वाज अ सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। इन लोगों ने क्या किया कि लोगों को बोला कि भाई उनका लालच में दे के पहले उन्होंने दुकानें खोलनी शुरू करी, कमर्शलाइजेशन किया। जब वो कमर्शलाइजेशन हो गया तो आप पार्किंग कहते, पहले सेटबैक बिल्डिंग्स के होते थे 20-20 फुट जी, उसके बाद उन्होंने कर दिया जी 10 फुट होगा। और 20 फुट के सेटबैक पे भी रूल ये था कि अगर आप अपनी घर को आप अगर दुकान की तरह इस्तेमाल करेंगे तो वो जो सेटबैक एरिया है वो सरकार अपने कब्जे में ले लेगी, ताकि उधर अपने रोड वाइडनिंग और उस सब के लिए काम आ सके एरिया। वो सब नहीं हुआ। उन्होंने स्लो पेस ऑफ द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया, उसका फ़ायदा उठाया। उनको पता था 10-15 साल में इन्फ्रक्चर्स हो जाएगा सब कुछ। जितनी कोशिशें हैं जो सोशल एक्टिविस्ट की या ऑर्गेनाइजेशन NGOs की कि भाई एक स्ट्रक्चर्ड अच्छी रूल ऑफ लॉ से लिविंग हो सके, एक अच्छी लिविंग हो सके सिटी में, उसको बिल्कुल उन्होंने धाराशाही कर दिया सिर्फ पॉपुलिज्म के लिए। अब आता हूँ मैं आपके मूल क्वेश्चन पे। सड़क के ऊपर अगर पार्किंग अगर हो जाती है तो वो इतना बड़ा नुकसान है, बिकॉज ट्रैफिक जैम्स उससे होते हैं। सड़क के ऊपर ट्रैफिक ये नहीं हो तो वो फुटपाथ पे चले जाएगी, तो फुटपाथ वैसे भी एनक्रोच्ड हैं, वहाँ पे चाबड़ी वाले बैठे हुए हैं, एनक्रोचमेंट हो रखी हैं। सड़क पे लोगों को चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता इनको मिलता है कि पार्किंग की फीस बढ़ा दी जाए, वो भी सिटीजन के ऊपर ही भारी पड़ती है। बेहतर ये रहता कि अगर रूल ऑफ लॉ को शुरू से अगर इम्प्लीमेंट किया जाता और एक्सपेंशन, अनब्राइडल्ड एक्सपेंशन नहीं अलाउ करते। अब इन्होंने क्या किया, देखिए आज तक NGT का जो ऑर्डर आया है, वी वेलकम इट, क्योंकि कम से कम किसी ने सीरियसली उसके ऊपर रोक तो लगाई। 10 फार एंड नो मोर, तो सॉल्यूशन की तरफ आप देखना शुरू करेंगे, जो कि 15 साल पहले सोचना शुरू करना चाहिए था। वो सॉल्यूशन के लिए अब आज सोचना शुरू करेंगे। और वो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से NGT अगर अगले ऑर्डर में ये भी कर दे कि स्ट्रिक्चर्स पास करे किस गवर्नमेंट के अंडर ये सब कुछ रूल ऑफ लॉ को इग्नोर किया गया, किन अफसरों ने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया और किन की निगरानी में ये सब कुछ हुआ, उनकी पेंशन बंद करो, उनकी तनख्वाह बंद करो, उनको सस्पेंड करो। क्योंकि ये कुछ भी जो होता है ये मिली भगत से होता है। और आज फ्यूचर जनरेशन्स के लिए दिल्ली अनलिवेबल होती जा रही है। यहाँ पर अनुमिता, एक बड़ा मुद्दा होता है कि
एमसीडी खुद सड़कों पर पार्किंग का ठेका देती है और जहाँ पे पार्किंग होनी भी चाहिए, आप किसी भी बाज़ार में चले जाएं वहाँ पर पार्किंग में नहीं लोग पार्क करके फिर सड़क पे आ जाते हैं। और जो पार्किंग की स्पेस है वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग, जिसके बारे में सालों से बात हो रही है, उसको कहीं हमें देखने को ही नहीं मिलता है। हौस खास के मार्केट में भी हम देख रहे हैं कितने साल से एक मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है और सड़क पर लोग आके पार्क करते हैं। तो आप क्या मानती हैं, क्या यहाँ एमसीडी में दूरदर्शिता है ही नहीं या ये कोई और गहरी बात है? देखिए, जहाँ पे जो गलती जो हो रही है आज, वो है कि जो पार्किंग पॉलिसी किस तरीके से बनना चाहिए, उसका ढांचा क्या होना चाहिए, उसके बारे में समझ बहुत कम है। अगर आप एमसीडी की जो अपनी ट्रेडिशनल पॉलिसी है उसको अगर आप देखें, वो यही है कि आप सिर्फ पार्किंग की जगह को ईयरमार्क करते जाइए और बताते जाइए लोगों को कि कहाँ कहाँ वो पार्क कर सकते हैं, और बस पार्किंग की सप्लाई को ही वो देख रहे हैं। और आज जो बात हो रही है कि अगर इस तरीके से बात बढ़ती जाएगी तो आज जो समय आ चुका है कि आपको और जगह ही नहीं मिल रहा कि आप और कहाँ पार्किंग ढूंढेंगे और कहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सवाल है वो है कि आपको एक पूरी एरिया वाइड आपको एक प्लान बनानी होगी और उस प्लान में आपको बताना होगा कि कहाँ कहाँ आप पार्किंग कर सकते हैं। वो कुछ जगह होगा जो सरफेस पार्किंग होगी, कुछ जगह ऐसा भी होगा जो सड़क पर भी होगी। हम ये नहीं कह सकते कि आप ऑन स्ट्रीट पार्किंग को एकदम एलिमिनेट कर दें, ये भी नहीं होगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कि जहाँ ज़रूरत है कहाँ पर आप मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे। पर जो मुद्दा ये है कि आप जब लीगल पार्किंग को इस तरीके से इयरमार्क कर लेंगे, फिर उसको बहुत ही सख्ती से आपको पेनल्टी के साथ उसको इन्फोर्स करना होगा। और उसके बाद आपको ये भी देखना होगा कि पार्किंग डिमांड उस जगह पे और ना बढ़े। और उसके लिए सिर्फ दो साधन हैं, वो है एक तरफ से आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाना है, और उसके साथ साथ आपको जो पार्किंग के लिए जो प्राइस, जो आप रेट, जो पार्किंग चार्ज जो आप देते हैं, उसको भी इफ़ेक्टिवली बहुत बढ़ाना होगा। क्योंकि पार्किंग के डिमांड को अगर आप कम नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ सप्लाई के आधार से आप ये जो समस्या है इसका हल आप नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ये जो एक कंप्लीट पैकेज है उसके बारे में एमसीडी को सोचना होगा। और एक बहुत बड़ी बात है कि एमसीडी अगर ये ठीक तरीके से करेगी, जहाँ पे लीगल पार्किंग के इन्फोर्समेंट को ठीक तरीके से करे, और उसको अगर पार्किंग प्राइसिंग के तरीके से, उसको इफेक्टिव प्राइसिंग से आप डिमांड को कम करें, तो इससे जो रेवेन्यू भी जो जनरेट होगा, वो रेवेन्यू फिर एमसीडी जो लोकल एरिया डेवलपमेंट है उसको वहाँ पर भी ये पैसे जो रेवेन्यू है वो फंड कर सकती है। तो इससे फिर सोसाइटी को, समाज को भी ये जो फ़ायदा है पार्किंग पॉलिसी और पार्किंग मैनेजमेंट, उसके बारे में उनको समझ बढ़ेगी और इससे सपोर्ट भी मिलेगा। राजीव, आप क्या मानते हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो अपनी महंगी गाड़ियों को सड़क पर छोड़कर नहीं जाना चाहते लेकिन मजबूरी हो जाती है, ऐसे में आप एमसीडी या एनडीएमसी इस तरह की एजेंसी से लगातार बात करते हैं, आपको क्या लगता है क्या उनका रवैया आरडब्ल्यूएस की तरफ और उनकी परेशानियों की तरफ ऐसा रहा है कि वो नज़रअंदाज करते हैं उनकी सारी परेशानियों को? देखिए, वो अपने आप तो आरडब्ल्यूएस को कंसिडर ही नहीं करते हैं। यहाँ हमारे को अप्रोच करें कि भाई आप लोगों के हिसाब से किस एरिया में पार्किंग बन सकता है, उनकी तरफ से नहीं है। ये तो जब कोई चीज़ हो चुकी होती है उसके बाद आरडब्ल्यूएस जाके उनके पास अप्रोच करती है कि भाई आपने ये क्या मुसीबत हमारे सिर पे डाल दी है। मतलब स्टेक होल्डर से बात ही नहीं करते हैं। और दूसरी बात आपको बताता हूँ, आप अपना एरिया में जिधर भी चले जाइए, लाजपत नगर चले जाइए, ग्रेटर कैलाश आ जाइए, मार्केट के आसपास सड़कों को उन लोगों ने वन वे ट्रैफिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब वन वे ट्रैफिक सिस्टम जब इंट्रोड्यूस करते हो तो ऑब्वियसली आप इमीडिएटली सोचते हो अरे कितनी खुली सड़क मिल गई होगी आपको, जहाँ एक लेन थी वहाँ पे 2 या 3 लेन मिल जाती हैं। बट नहीं, वो वन वे ट्रैफिक सिस्टम वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपका जो गाड़ी का, सिटीजन का तो पैसेज वे तो एक ही होता है, बट दूसरी जो जगह बचती है जो वन वे सिस्टम से, उसको सारी पार्किंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। लाजपत नगर में भी यही कहानी हो रही है। वो जो वन वे करा, इतनी चौड़ी सड़क करी तो सिर्फ पार्किंग के लिए यूटिलाइज हुई, तो जामों से तो निजात फिर भी नहीं मिली। तो ये सोच है इनकी। मेरे हिसाब से कुछ क्वालिफाइड टाउन प्लानर्स तो खैर वहाँ पे होंगे नहीं जो कि सीरियसली इस चीज़ को, समस्या को समझते हो, क्योंकि उनका सोच सिर्फ पैसा जनरेट करने के लिए है। रेवेन्यू जनरेट हो, हमें पैसे हमारे मिल गए, जनता सफ़र करती है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं।
जी बिल्कुल। अनुमिता, आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि आप कह रही हैं एक बड़ा रोड मैप, एक प्लान बनाना पड़ेगा दिल्ली शहर के, तभी जाके इस पर परेशानी का हल हो सकता है। लेकिन आप क्या पेनल्टी का ये जो तरीका है कि आपने 100-200 रुपये से एक सीधा 1000 रुपये का पेनल्टी बढ़ा दिया, क्या आप इसको सही मानती हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, पेनल्टी का इफ़ेक्टिवनेस तभी बनता है जब आपने ठीक तरीके से जो लीगल पार्किंग की जो एनफोर्समेंट है उसमें अगर आप सख्ती लाते हैं। अगर आप पार्किंग एरिया को सीमित करते हैं, डिमार्केट करते हैं, लोगों को ठीक तरीके से पता है कि कहाँ पर पार्किंग एरिया है, वहाँ पे मीटरिंग है, कहाँ पे मैं चार्ज मुझे देना होगा, और तब जो इलीगल पार्किंग है उसको आपको हटाना होगा, और उसके लिए पेनल्टी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल है। जो बात हमें समझना होगा कि ये जो मुद्दे आज आ रहे हैं कि हम ये बार बार कहना चाहते हैं कि पार्किंग पॉलिसी एक इतने इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो निजी गाड़ियों पर जो निर्भरता जो बन रही है उसको आप कम कर सकते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स हमें मिलते हैं, जैसे अगर आप टोक्यो में देखें, वहाँ पे इलीगल पार्किंग के ऊपर इतने सख्त पेनल्टी है कि उसी से वो काफ़ी हद तक जो पूरी पार्किंग क्योस है उसको वो हल कर पाए उसको। पर एक और बहुत बड़ी बात है, अगर आप सिंगापुर देखें, हांगकांग देखें, और हांगकांग एक बहुत इम्पॉर्टेंट शहर है जहाँ पे हमने देखा है कि पार्किंग एरिया को सीमित करके और एनफोर्समेंट के जरिए और पार्किंग प्राइसिंग के जरिए वहाँ पर आज कार ओनरशिप सबसे कम है। अगर सिंगापुर में 110 कार्स पर 1000 है, दिल्ली में भी 110 कार्स पर 1000 है, पर हांगकांग में जो इतनी अमीर एक कंट्री है वहाँ पर 60 कार्स पर 1000 है। और इसका यही कारण है कि उन्होंने पार्किंग को बहुत ही सीमित कर उसकी एनफोर्स की, पेनल्टी लगाई और वेरी हाई पार्किंग प्राइसिंग। बल्कि इन शहरों में तो इतनी ज़्यादा पार्किंग हो जाती है कि मैंने तो एक खबर में पढ़ा था कि एक इंसान ने पार्किंग चार्जेस न देने, छुट्टी पे ना देने के बजाय उसने अपनी गाड़ी ही रिपोजेस करवा ली लोन वाले से। तो खर्चे जो हैं वो ज़रूर बढ़ते हैं वक्त के साथ, और अगर आपको सुविधा और सहूलियत चाहिए तो उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। दिल्ली में वक्त बदल रहा है, जगह कम होती जा रही है, पार्किंग अगर आपको करनी है अपनी गाड़ी की तो लगता तो यही है कि अब ज़्यादा जेब ढीली करनी ही पड़ेगी। आप दोनों स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सिलीगुड़ी के प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे क्रिसिल की ब्रेक।